पनि गम्भीर ढंगले आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो र आफ्नो कमिटमेन्ट आफ्नो प्रतिबद्धता पनि यहाँ व्यक्त गर्नुभयो उहाँलाई। र मेरा आफ्नै पुराना मित्र, म भर्खरै युवा हुँदै गर्दा त्यति बेला म कपिलवस्तु आउँदादेखि नै चिनेको मित्र रामलोटन तिवारी, जो पनि घुम्दै फिर्दै पहाडमा एउटा उखान हुन्छ, घुम्दै फिर्दै रुम्जा टार भने जस्तै आज रामलोट तिवारी पनि घुम्दै फिर्दै फेरि आफ्नै घरमा फर्किनु भएको छ र उहाँले जो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो म उहाँलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यस्तै आज प्रवेश गर्ने केही बौद्धिक व्यक्तित्व डाक्टर मनिष श्रीवास्तव र कलाकारको टिम गणेश समेत र खेलाडीहरूको टिम र अरू पनि थुप्रै साथीहरू सयौंको संख्यामा, जसको नाम पढ्न पनि उद्घोषकलाई समयको दबाव भयो। म उहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत, बधाई र सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु। यहाँ उद्घोषकले र अन्य वक्ता कमेडहरूले पनि धेरैचोटि भन्नुभयो मलाई। हुन त म आज 6 बजेको फ्लाइटबाट काठमाडौँ फर्कने भनेर कार्यक्रम बनाएको थिएँ। 6 बजे गएपछि सम्भवतः 7 बजे काठमाडौँ पुगिन्छ र 7 बजेबाट केही मिटिङहरू मैले राखेको थिएँ। तर हिजो र आजसम्मको काठमाडौँको राजनीतिक घटनाक्रम अलिकति फेरियो। खास गरी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तत्काल राजीनामाको माग गरेपछि र अर्को सरकार गठनको निम्ति पहल लिने भनेर हिजो निर्णय गरेपछि देशको राजनीतिक परिस्थितिले कोल्टे फेरेको छ र मलाई साथीहरूले आज कपिलवस्तु नजानुस्, अब नयाँ सरकार गठनमा तपाईले तुरुन्तै पहल लिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। कपिलवस्तु बरु पछि गए पनि हुन्छ भनेर पनि मलाई भन्नुभएको थियो। तर मैले भने म आज कपिलवस्तु जानै पर्छ, यो धेरै पहिले निर्धारित कार्यक्रम हो। बरु म त्यहाँको पार्टीको साथीहरूलाई, नेता साथीहरूलाई भनेर, त्यहाँको जनतालाई पनि भनेर म छिटै फर्किन्छु। सकेसम्म 3 बजे 3:30 बजे फर्केर 4 बजेबाट काठमाडौँमा नयाँ सरकार गठन बारेका बैठकहरू घनीभूत रूपले अगाडि बढाउने छु भनेर आएको हुनाले देशको राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ। म तपाईहरु सबैलाई पनि बधाई भन्न चाहन्छु। सम्भवतः छिटै नयाँ सरकार बन्नेछ, नयाँ परिस्थिति बन्नेछ। त्यही कामको निम्ति मैले छिटो जानु परेको हो, यो जानकारी पनि म तपाईहरुलाई गराउन चाहन्छु। म यहाँ आउँदै गर्दा मैले सुने यो कार्यक्रममा सहभागी तपाईहरु धेरै जसोले या करिब सबैले नेपाली भाषा, पहाडिया भाषा बुझ्नु चाहिँ हुन्छ, तर तपाईहरुलाई सजिलो चाहिँ तपाईहरुको आफ्नै मातृभाषा वा हिन्दी भाषा बोल्दियो भने अझ सजिलो लाग्छ भन्ने कुरा मैले सुने। एक त दोस्रो मैले के पनि सुने भने यो कार्यक्रममा म आउने कुरा हाम्रो यहाँको नेपाली मिडियाले मात्रै होइन, इन्डियाको मिडियामा पनि काफी प्रचारमा भयो। प्रचण्ड कपिलवस्तु तौलिया आउँदैछ, उसले के भन्ने हो भन्ने कुराको चर्चाले बढी नै भयो अरे, लखनऊतिर पनि बारीतिर पनि भन्ने सुने मैले। त्यसो भएको हुनाले पनि बाँकी कुरा म हिन्दीमा नै भन्न चाहन्छु ताकि तपाईहरुलाई पनि सजिलो होस्। यदि भारतबाट कोही पत्रकारहरू आउनु भएको छ भने मेरो कुरा बुझ्न तपाईहरुलाई पनि सजिलो होस्। त्यस अर्थमा म थोरै हिन्दीमा अहिलेको देशको राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नेपाल में बहुत लंबे संघर्ष के बाद नेपाली जनता के विभिन्न समुदाय, मधेश से लेकर पहाड़ तक, मधेसियों, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, सभी उत्पीड़ित वर्ग समुदाय के लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र की घोषणा हुई। और संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र की घोषणा संविधान सभा के निर्वाचन, जो 7 दशक पहले 70 साल पहले से ये मुद्दा नेपाल में उठ खड़ा हुआ था, लेकिन कभी भी संविधान सभा के निर्वाचन संगठित करने की परिस्थिति परिपक्व नहीं हुई थी। पहले के जितने भी पार्टी और नेता थे उन लोगों ने
ये संविधान सभा के निर्वाचन की बात को टालते गए और मैंने अपने नेतृत्व में जब माओवादी पार्टी का पुनर्गठित किया, जब जनयुद्ध की ऐतिहासिक पहलकदमी हुई और उस जनयुद्ध में सभी वर्ग समुदाय के नेपाली जनों ने खुल के समर्थन किया और इतनी बड़ी तादाद में बलिदान हुई, इतने हजारों के तादाद में शहीद हुए, तभी जाकर के नेपाल में संविधान सभा की निर्वाचन संभव हुई। और वही संविधान सभा के निर्वाचन के पहले बैठक में ही संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र की घोषणा हुई। और ये संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र की घोषणा अपने आप में एक युगांतकारी ऐतिहासिक महत्व का और दूरगामी महत्व का राजनीतिक परिघटना है। पूरी दुनिया में नेपाल के और नेपाली जनता के इज्जत और प्रतिष्ठा, उनकी गरिमा और आत्मसम्मान को इतना बढ़ा दिया, दुनिया के सभी लोग चकित रह गए कि नेपाल में लोगों ने, यहाँ के मधेसियों ने, आदिवासी जनजातियों ने, दलितों ने, मुस्लिम ने, महिलाओं ने बहुत बड़ा और लंबा संघर्ष के बाद ऐसे एक युगांतकारी और दूरगामी परिवर्तन ला दिया, और वो भी एक माओवादी पार्टी के लीडरशिप में, और वो भी माओवादी पार्टी के प्रमुख लीडर के रूप में मैंने वो भूमिका अदा करने की मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इस दृष्टि से मैं अपने आप को भी बहुत गौरवशाली और भाग्यशाली समझता हूँ। और उस संविधान में जो चीज है, अभी इसरारुद्दीन ने बहुत सही तरीके से कहा, वो संविधान में नेपाल के मजदूर और किसान के लिए, नेपाल के सभी उत्पीड़ित जन समुदाय के लिए मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सभी चीज को उल्लेख किया गया है पहली बार। इससे पहले जितने भी संविधान नेपाल में बने थे, सभी संविधान राजाओं महाराजाओं के द्वारा दिया जाता था। नेपाली जनता को राजा की सार्वभौम अधिकार और राजकीय अधिकार को प्रयोग करते हुए और राजा की तरफ से दिया जाता था, और वो संविधान की मालिक नेपाली जनता कभी नहीं हुए थे, उसका मालिक होता था राजा महाराजा। पहली बार संविधान सभा से जब संविधान बनी, तभी जाकर के संविधान के शुरू में हमने ये लिखना सफलता प्राप्त किया कि हम सभी नेपाली जनता, हम सार्वभौम नेपाली जनता अपनी प्रतिनिधियों की तरफ से ये संविधान घोषणा करते हैं। ऐसे भाषा में पहली बार जनता की संविधान की घोषणा हुई। भले हम ये मानते हैं, मैं तो ये मानता हूं, ये संविधान पूर्ण नहीं है। इसमें मधेसियों के अधिकार को जिस तरीके से उल्लेख करना चाहिए था, उतना इसमें नहीं है। इसमें दलित, महिलाओं, मजदूर, किसान के अधिकार को भी जिस लेवल तक, जिस ऊंचाई तक ले जाना चाहिए था, उस ऊंचाई तक नहीं है। फिर भी इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां तो है। इसलिए मैंने अपनी तरफ से कुछ रिजर्वेशन रखते हुए, अपनी तरफ से नोट ऑफ डिसेंट कहते हैं, असहमति भी रखते हुए, आने वाले दिन में जनता के साथ मिल करके मधेसियों, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, दलित, महिलाओं के अधिकार को परिमार्जित और विकसित करते हुए आगे जाने की शर्त में हमने वो संविधान घोषणा किया था। आदरणीय जन समुदाय सब, लेकिन इस देश की सामंत और जमींदारों के लिए, इस देश के पुराने शासक वर्ग के लिए ये कोई खुशी की बात नहीं थी। नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र हो जाना और निर्वाचन में समावेशिता और समानुपातिकता की प्रतिनिधित्व प्रणाली घोषित किया जाना और मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी को उल्लेख किया जाना, ये उन लोगों के लिए खुशी की बात नहीं थी। वो लोग कहीं न कहीं ये कोशिश करते रहे कि कहीं जाकर के ये संविधान को उलट दिया जाएगा और फिर पुरानी सिस्टम को लाने की वातावरण बना दिया जाएगा। ये षड्यंत्र में वो लगे रहे
और दुर्भाग्य से हमारी पार्टी के अंदर प्रतिक्रियावादी और सामंती तत्वों के एजेंट के रूप में केपी ओली, जिसको हमने ही प्रधानमंत्री प्रस्ताव किया था, इस मकसद से, इस उद्देश्य से कि अब नेपाल में राजनीतिक स्थायित्व रहेगी, नेपाल में सामाजिक न्याय होगा, नेपाल में आर्थिक विकास और समृद्धि की नया युग का सूत्रपात होगा, नेपाल के मजदूर किसान को राहत दिया जाएगा और कृषि में आधुनिकीकरण होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, किसान के जितने भी समस्याएं हैं, चाहे सिंचाई की समस्या हो या मलखाद की समस्या हो या बाजार की समस्या हो या व्यवसायीकरण की समस्या हो, उसको हल किया जाएगा और सभी के आत्मसम्मान को बढ़ा दिया जाएगा। इस मकसद से मैंने ही पार्टी एकता की प्रस्ताव किया था और केपी ओली को प्रधानमंत्री प्रस्तावित किया था। लेकिन दुर्भाग्य से जिस तरीके से रूस के कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर उसी के महासचिव ने पार्टी को विघटन करने की षड्यंत्र किया था। आप लोग जानते हैं, बोरिस येल्सिन नाम का आदमी या गोर्बाचोव नाम का आदमी पार्टी का नेता तो था, लेकिन बाद में वो साम्राज्यवादियों का एजेंट में तब्दील हो गया। तो एजेंट के रूप में उन्हें काम किया और कम्युनिस्ट पार्टी को डिजल्व किया और जनता की आशा आकांक्षाओं को तुषारापात किया। इसी तरह से जिस तरीके से अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी कहने वाला हिटलर जर्मनी में एक बहुत बड़ा फासिस्ट होकर निकला था, अपने आप को समाजवादी कहता था, अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी कहता था, लेकिन दुनिया के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की कत्लेआम करने के फासिस्ट के रूप में हम सब जानते हैं हिटलर को। नेपाल में भी केपी ओली अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हुए फांसीवाद की ओर चला गया और दुश्मन के एजेंट के रूप में राजा महाराजाओं की पद चिन्ह में चलते हुए नेपाल में ये संविधान को फिर जो उपलब्धि जनता के है उसको उलटने के लिए उनकी तरफ से षड्यंत्र हुआ। जब उसने प्रतिनिधि सभा का विघटन किया, आप सबको मालूम है, लास्ट पौष 5 गते के दिन में जब उन्होंने प्रतिनिधि सभा का विघटन किया तो उसी दिन हमने संकल्प किया कि यह प्रतिनिधि सभा का विघटन प्रतिगमन और प्रतिक्रांतिकारी षड्यंत्र है, इसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग को पता है, मैंने तो कहा ये लाइफ एंड डेथ, ये जीवन और मरण का संघर्ष है, ये नेपाली जनता के अधिकार को अपहरण करने की केपी ओली की जो षड्यंत्र है उसको परास्त किया जाएगा। और मैं इस धारा के विरोध में, इस प्रतिगमनकारी और प्रतिक्रांतिकारी धारा के विरोध में क्रांतिकारी धारा और जनता के हक अधिकार और पहचान की धारा को आगे रखते हुए मैं लाइफ एंड डेथ में जाऊंगा। आपको पता है 2 महीना तक उस संघर्ष को मैंने किया। ये संघर्ष हुआ एक नई प्रकार की जनयुद्ध ही था। जिस तरीके से 10 साल के जनयुद्ध में नेपाल के मधेसी आदिवासी जनजाति से लेकर सभी उत्पीड़ित वर्ग समुदाय को अपील किया गया था और सबके समर्थन में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में हम आ गए थे और इसको खत्म करने के लिए जो षड्यंत्र हुआ है उसको परास्त करने के लिए फिर हमने जनता को अपील किया और जनता ने साथ भी दिया। आपको पता है कि काठमांडू में लाखों की तादाद में जनता की उपस्थिति में संसद पुनर्स्थापना की मांग हुई और अंततः सर्वोच्च की तरफ से ये पुनर्स्थापना हुई भी और हमने उसका स्वागत किया और पहले बैटल तो हमने जीता, लेकिन अभी वार जितना बाकी है, अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई है, अभी जटिलता अभी भी है। इसलिए मैंने लास्ट टाइम यहाँ रूपंदेही में आकर के मैंने कहा कि एक बार फिर जनता के बीच में, सभी गरीब मजदूर किसान के बीच में, सभी उत्पीड़ित वर्ग समुदाय के बीच में हम जाएंगे, उनसे अपील करेंगे और ये प्रतिगामी षड्यंत्र जनता के खिलाफ में और यहाँ की आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय के खिलाफ में जो षड्यंत्र हो रही है उसके खिलाफ में हम लड़ेंगे। उसी मिशन के तहत, उसी लाइन के तहत आज मैं कपिलवस्तु में आप लोगों के सामने खड़ा हूं और मुझे विश्वास है जिस तरीके से प्रतिनिधि सभा विघटन करने की षड्यंत्र को
हमने परास्त किया, उसी तरीके से फिर एक बार नेपाल की जनता की अधिकार और पहचान को खत्म करने की जो षड्यंत्र है उसको भी हम परास्त करेंगे। यहाँ अभी अभी मेरे सामने एक प्रश्न आया है कि माओवादी केंद्र का रोल नई सरकार गठन में क्या रहेगा। मुझे लगता है कि शुरू से ही जब हम प्रतिगमन हुआ नेपाल में, संविधान की जनपक्षीय धारा को, संविधान में जनता के मौलिक अधिकार को कुचलने की जो षड्यंत्र हुआ उसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ हम लड़े हैं। तो अब बनने सरकार में भी हमारा रोल निर्णायक रोल रहेगा और हम ही सरकार गठन में नेतृत्वदायी भूमिका खेलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी कभी प्रधानमंत्री होना और न होना सबसे बड़ी बात नहीं होती है। आपको पता है भारत में महात्मा गांधी कभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं हुए, लेकिन महात्मा गांधी दुनिया के सबसे बड़े लीडर के रूप में स्थापित है। चाइना में हमारे दूसरे छिमेकी डेंग सियाओपिंग कभी प्रधानमंत्री भी नहीं हुए, राष्ट्रपति भी नहीं हुए, लेकिन वो वहां के प्रधानमंत्री से ऊपर है, राष्ट्रपति से भी ऊपर है। हम संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना करने के लिए और संविधान की कुचलने की षड्यंत्र को परास्त करने के लिए नेपाल के नेतृत्व हम कर रहे हैं, तो हम प्रधानमंत्री से ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं। ये बात मैं आपको साफ कहना चाहूंगा। और समय के दबाव तो मेरे साथ है ही, फिर भी मैं दो चार बात आप लोगों से कहकर मैं विदा होना चाहता हूं। सबसे पहले तो मधेश के एजेंडा के बारे में मुझे लगता है कि आप लोग भली भांति जानते हैं, नेपाल में मधेसी जनताओं की पहचान, उनके अधिकार, उनका आत्मनिर्णय, उनकी समानता के अधिकार को स्थापना करने के लिए मेरे नेतृत्व में माओवादी पार्टी ने बहुत बड़ा कुर्बानी किया है। मैं आज आप लोगों को ये स्मरण कराना चाहता हूं, केवल मधेश में ही माओवादी जनयुद्ध में मेरे नेतृत्व की विद्रोह में 1300 से ऊपर मधेसी जनताओं की बेटा और बेटी ने कुर्बानी किया है कोई दूसरा मधेसी आंदोलन जिसमें इतनी कुर्बानी हुई हो और इतनी मधेसी जनता की पहचान और अधिकार के लिए काम किया गया है? कहीं भी नहीं है। और मधेसी की जनता की समानता के अधिकार को, आत्मसम्मान को, सामाजिक न्याय को, उनके आर्थिक विकास और समृद्धि का सबसे बड़ा विरोधी नेपाल में कौन है? अगर आप इतिहास को ईमानदारी से टटोलने की आप कोशिश करते हैं तो वो केपी ओली ही है। मधेश के नाम सुनना नहीं चाहता है और मधेसी जनता को कोई अधिकार देना नहीं चाहता है। मैं आज कुछ हमारे मधेसी, अपने आप को मधेसी जनता की मसीहा कहने वाले कुछ नेता मंत्री बनने की फिराक में केपी ओली के साथ जा रहा है। ये इससे बड़ी लज्जा की बात क्या हो सकती है? मैंने परसों महंत ठाकुर जी को कहा था, महंत जी मैं तो हैरान परेशान होकर के आप लोग के शरण में आ गया हूँ, केपी के विरुद्ध विद्रोह करके। आप फिर केपी के साथ जो मधेश आंदोलन के, मधेसी जनता के अधिकार और पहचान के विरोधी है, उसके साथ आपका क्या खुजुर चल रहा है? ये मधेसी जनता को अपमान करने की तरीका हो जाती है। इसलिए मेरी अनुरोध है, आप सही मोर्चा में मधेश की जनता के आत्मसम्मान और उनके अधिकार और पहचान के मोर्चा में वापस आ जाइए। आज मैं आप लोगों को अपील करना चाहता हूं, आप लोग सही तरीके से बात को समझने की कोशिश कीजिए और मधेसी जनता के नाम पे मधेश विरोधी तत्वों को बढ़ावा देना, मधेश विरोधी तत्वों के साथ साठगांठ करने की प्रवृत्ति को आप लोग भंडाफोड़ करें, विरोध करें, आलोचना करें और उन लोगों को उस रास्ते से सही रास्ते में लाने के लिए आप लोग को कोशिश करना चाहिए। आज जिस तौलियामा में बैठ करके मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, यहाँ से ब्रजेश प्रतिनिधि है, ब्रजेश यहाँ से प्रतिनिधि है, उनके साथ मेरी बातचीत होती रहती है। मुझे विश्वास है कि ब्रजेश जी बात को समझ जाएंगे। मेरी बातचीत हो रही है, आप लोग भी कोशिश कीजिए। मधेश विरोधी आदिवासी जनजाति और
संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र विरोधी शक्ति के साथ साठगांठ करने की कोशिश को नाकाम किया जाए, उसको परास्त किया जाए और फिर ये समानता की जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं ये आपसे अपील करना चाहता हूं। दूसरी, मुझे पता है कि यहाँ पे आप लोगों को खुला बॉर्डर है, लगभग 93 किलोमीटर खुला बॉर्डर है, लेकिन अभी बॉर्डर में आप लोगों को काफी समस्याओं की सामना करना पड़ रहा है। आपकी शादी ब्याह की समस्या होती है, अपना रिलेटिव्स को मिलने की समस्या होती है और बहुत सारे व्यवहारिक समस्या है, लेकिन बॉर्डर में आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये मुझे पता है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं सहजीकरण करने की कोशिश करूंगा और बॉर्डर की समस्या समाधान करने में आपकी मदद करूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। और ये कोविड-19 की सतर्कता अपनाते हुए, कोविड ज्यादा फैलना न पाए इसमें सतर्कता करते हुए, लेते हुए बॉर्डर की समस्या जनता के लिए सहज कर देना चाहिए, इसमें मेरी मदद रहेगी। जमीन की चकलाबंदी की समस्या हो, खाद लगायत मल खाद लगायत किसानों की समस्या हो और आप लोगों की सिंचाई की समस्या हो, मुझे पता है यहाँ महिला हिंसा ज्यादा होती है, रोग व्याधि भी ज्यादा होती है। रोग व्याधि की समस्या भी यहाँ, अभी मैं यहाँ के हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर के साथ थोड़ा बातचीत भी हुई, यहाँ की प्रमुख जिला अधिकारी और सुरक्षा प्रमुख के साथ भी मेरी थोड़ी बातचीत हुई। यहाँ की जनता की रोग की समस्या, महिलाओं के ऊपर हुआ हिंसा की समस्या, बॉर्डर की समस्या मुझे ज्ञात हुआ है। जाते जाते मैं आप लोगों से ये कमिटमेंट, प्रतिबद्धता करते हुए जाता हूँ कि आप लोगों की इस समस्या को नई सरकार बनने के साथ साथ और बनने से पहले भी मेरी तरफ से आपको सहयोग रहेगी। मैं इसमें आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मुस्लिम अधिकार के लिए आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि मुस्लिम को समान अधिकार होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा तो माओवादी आंदोलन और मेरी तरफ से ही संविधान में भी और मुस्लिम पहचान और अधिकार के लिए लड़ाई हुआ है। और ये बकरी ईद लगायत की मुस्लिम के बड़े त्योहार में विदा होना चाहिए, ये मेरी तरफ से हुआ था, बाद में खोसा गया है, फिर इसको स्थापित किया जाएगा। यही बात करते हुए मैं आप लोगों से विदा होता हूँ। धन्यवाद। लाल सलाम।